गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। ये नाम क्या है? KYUBHI QB, ऐसा ऐसे ही है क्या नाम? KYU। ये सही में कुछ नाम है या ऐसे ही कुछ? ये नहीं है, इस क्लास का नहीं है, 12th का है। कमेंट्स, कमेंट नहीं आ रहे भाई। हाँ, अब लिखो यार, तुम्हारे कमेंट नहीं आ रहे थे। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये सही में कुछ नाम है या ऐसे क्यों? क्यों भी नहीं है पूरा तो। हाँ, रुक जाओ मेरे को। चलो, क्या होमवर्क था? O1 में अप टू 22 और S1 में 6 7 8। एक मिनट रुको, मेरे को ऊपर वाले पेज पर। कौन कौन से टॉपिक पीछे पीछे के रिलेटेड है सर, प्लीज बता दीजिए। बेटा, रिडॉक्स के लिए आपको मॉल कॉन्सेप्ट के पहले 5 6 लेक्चर्स, 5 लेक्चर्स देखने हैं, दैट्स इट। फर्स्ट 4 to 5 लेक्चर्स मॉल कॉन्सेप्ट के देख लीजिए, रिडॉक्स में उससे काम हो जाएगा। हाँ जी, अभी डाउट डिस्कस करते हैं, करंट डिस्कशन। तो पहले तो आ जाते हैं O1 पर, अप टू 22। जस्ट मिनट रुको यार। अभी एक सेकंड, 1 मिनट रुको। 18 और 19 बता देता हूं जी, बता देता हूं, सब बताऊंगा। 18 19 भी बता दिया जाएगा। यार ये तो मैंने। क्वेश्चन नंबर 18। AsS3 प्लस NaOH converting into Na3
ASO3 इसमें डाउट है? बताओ किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? आर्सेनिक यहां पर +3, सल्फर -2, ये गलत लिख दिया मैंने। Na3AS बताओ यहां किसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई? ये रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। या ना तो किसी का रिडक्शन हो रहा है ना किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आर्सेनिक यहां पर भी +3 में, आर्सेनिक यहां पर भी +3 में, सल्फर -2 में, कुछ हो ही नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा रक्षित, इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। बिना उसी के अब आपको इसको बैलेंस करना है। अब वो कैसे करना चाहते हो वो देख लो। हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा ये, क्योंकि देखो यहां सल्फर 3 है, यहां 3 है। अब 3 सल्फर के साथ 2 आर्सेनिक, तो एक तो यहां आ गया तो एक यहां आएगा, यानी इसका कोफिशिएंट भी 1 और इसका कोफिशिएंट भी 1 ही होगा। अगर इसका 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1, ये तो फिक्स हो गए। अब बाकियों को बैलेंस कर लो। यहां पर इसका कोफिशिएंट अगर एक्स की वैल्यू 1 फिक्स हो गई तो ये 3 और ये 3 6, तो ये 6 हो गए। उसके बाद कर लो। आंसर आ रही है इसका आंसर। और बोलिए डाउट, और क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर 18 के बाद? नेक्स्ट 20, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का क्वेश्चन है, क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 20, इसको ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो, नहीं तो उल्टा सोचो तो ये रिवर्स रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन की हो जाएगी। तो x माइनस कन्वर्टिंग इंटू x2, x माइनस कन्वर्टिंग इंटू XO3 माइनस, बैलेंस कर लो हो जाएगा। और बोलिए डाउट, जल्दी जल्दी पूछो यार। ये क्लास में बता चुका हूं। 20th क्या दिया था होमवर्क, वापस देखता हूं। अप टू 22, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 चलो फिर भी बता देता हूं मैं। NO3 माइनस H प्लस कन्वर्टिंग इनटू NO प्लस CO2 प्लस H2O। यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि कार्बन जो है HCN में आप सबको पता है कार्बन +2 में और नाइट्रोजन -3 में होता है। ये +2 ये -3। एक सेकंड यार, आपके कमेंट नहीं आ रहे लगता, रुको। और यहां पर जो नाइट्रोजन है वो भी +5 में है। अब यहां पर कार्बन भी +2 से +4 में जा रही है, नाइट्रोजन -3 से +2, लेकिन नाइट्रोजन ये वाली नाइट्रोजन भी NO में जा रही है और ये वाली नाइट्रोजन भी NO में जा रही है। तो यूं समझ लो कि दो NO बन रहे हैं, एक NO जो CN- से आ रहा है और एक नाइट्रेट आयन से आ रहा है। तो अब आप जब इसकी हाफ रिएक्शन बनाओगे तो CN- कन्वर्टिंग इनटू NO प्लस CO2 और नाइट्रेट आयन से भी NO बन रहा है, तो नाइट्रेट आयन से भी NO हो जाएगा। अब बैलेंसिंग कर लेना। देव बेटा CN- में कार्बन और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पहली बार नहीं, कम से कम 5 बार और यूज हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 21। ऐसा क्या हो गया भाई 21 में? क्वेश्चन नंबर 21, KMNO4 प्लस H2O2 प्लस H2SO4 कन्वर्टिंग इनटू MnSO4 प्लस O2 प्लस H2O प्लस K2SO4। जहां H2O2 आ जाता है वहां कंफ्यूजन होता है, और लास्ट क्लास में भी मैंने एक एग्जांपल लिया था। यहां पर भी अब यही देखना है कि ये जो H2O2 वाली ऑक्सीजन है ये यहां -1 में, ये ऑक्सीजन -2 में, ये ऑक्सीजन भी -2 में, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन -2 में भी है, 0 में भी है, -2। तो कौन सी ऑक्सीजन कहां जा रही है, कौन सी ऑक्सीजन कहां जा रही है? मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? इसको सिंपल रखो। KMNO4 का रिडक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है? KMNO4 +7 से +2 में अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो किसी और का ऑक्सीडेशन जरूर होगा। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? यहां पर KMNO4 का तो हो रहा है रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑब्वियसली बात है, ये ऑक्सीजन -1 से 0 में जाएगी तभी होगा। तो ये मान लो कि ये जो ऑक्सीजन है ये यहां से H2O2 किस में जा रहा है? O2 में। इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया? रिडक्शन। और बाकी किसी के में कोई चेंज नहीं हो रहा है। बाकी जो ऑक्सीजन इधर -2 में है वो इधर भी -2 में है। इन दोनों को अलग कर लो, यानी हाफ रिएक्शन जो अब आपकी बनेगी H2O2 कन्वर्टिंग इनटू O2। एक तो हाफ रिएक्शन ये बनी और दूसरी हाफ रिएक्शन KMNO4 कन्वर्टिंग इनटू MnSO4। यहां केवल Mn का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है और यहां H2O2 में ऑक्सीजन का। समझ में आ गई बात? सब आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। बैलेंस करो अब इसको, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आप खुद रिएक्शन को बैलेंस करके देखो, अपने आप आंसर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 खुद करो, बैलेंस करो बेटा, मुझसे मत पूछो।
एक ही चीज की, फिर इसमें H2O2 वाला है, 21 में भी H2O2 वाला एग्जाम्पल था। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या डाउट है? कौन सी रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन? सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सी रिडॉक्स है और कौन सी नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर 11 में वो सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आसान है। अब डाउट है उसका तो क्या हो सकता है प्रकाश, किसी में भी डाउट आ जाता है, बहुत सारे लोगों को तो 5 की टेबल भी नहीं आती, क्या करो उसका? अरे देव बेटा क्यों दिमाग लगा रहे हो, तुम्हें कहा ना बैलेंस करने के लिए, तुम बैलेंस करो उसको, ऑलरेडी बैलेंस है, तुम बैलेंस करो उसको, अपने आप समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का काउंट भी तो, ऑक्सीडेशन नंबर भी तो बराबर होना चाहिए ना। ऐसे तो मैं कोई भी एक रिएक्शन लिख देता हूं, ट्वेंटी टू का आंसर बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। केवल फर्स्ट रिएक्शन ही बैलेंस्ड है, बाकी की रिएक्शन बैलेंस नहीं है। हाफ रिएक्शन बनाओ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेक करो, जो कहा जा रहा है वो करा करो, क्या करो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेक करो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। ये एक हाफ रिएक्शन, ये दूसरी हाफ रिएक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बैलेंस करके देखो कि आगरा आएगा या बॉम्बे, या फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा या थर्ड आएगा। साक्षी बता दिया 21 भी, जैसे कहा जा रहा है वैसे लिखो और उसको समझो। चलिए S1 पर आ जाइए, जो कहा जा रहा वो करो। क्वेश्चन नंबर S1 में आ जाइए, 6, 7 और 8। सिक्स्थ का ए, अनुज को सिक्स्थ के ए में डाउट है, ध्रुवा को सिक्स्थ के बी में डाउट है। भाई सिक्स्थ के सी में भी किसी को डाउट है क्या? फिर कमेंट रुक गए, नहीं आ रहे। अच्छा, तो किसी को ए में डाउट है सिक्स्थ के, किसी को बी में, किसी को सी में, मतलब सब में ही डाउट है ऐसा? बॉम्बे तो नहीं बता रहा मैं, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ऐसे ही कुछ क्लास में कर लिया हमने। ए बता देता हूं, सिक्स्थ का ए बता देता हूं। S1 क्वेश्चन नंबर 6 का ए, कॉपर NH3 होल 4 Cl2 प्लस KCN प्लस H2O K2CuCN होल थ्राइस प्लस NH3 प्लस KCNO प्लस NH4Cl प्लस KCl। अब ये बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई इसमें, जैसे जैसे हम थोड़ा
आगे बढ़ेंगे चीजें और मिक्स होती जाएगी। जो केसेस मैंने आपको बताए थे ना, वो केसेस आपस में मिक्स होते जाएंगे। अब यहां क्या हो रहा है, देखो ये अमोनिया, यहां पर भी अमोनिया ठीक है, लेकिन यहां पर ये CN है, ये भी CN, बट कुछ CN किस में कन्वर्ट हो गए, KCNO में। KCNO में कन्वर्ट हो गए, तो कुछ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है, पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल ऑक्सीडेशन वाली स्टेज यहां पर आ रही है। कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करें तो कॉपर यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2, अमोनिया का 0, क्लोरीन का -1, तो ये +2। यहां पर कॉपर का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, तो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, पोटेशियम का +2, कॉपर का X, CN- का 1 का -1, तो ये 0, तो ये X इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो कॉपर का यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो CN- में पहले भी हमने किया हुआ है, कार्बन +2 में, नाइट्रोजन -3 में। उसके अलावा CNO- की भी हमने बात की थी, इसका स्ट्रक्चर भी मैं पहले बना चुका हूं। इसमें कार्बन +4 में, ऑक्सीजन -2 में, नाइट्रोजन -3 में। तो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हर जगह -3 है, -3, -3, -3, -3, यहां पर भी -3, यानी नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, कार्बन +2 से कार्बन +4, यानी ऑक्सीडेशन नंबर एक तो कॉपर का चेंज हो रहा है, दूसरा नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है, और किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है। चलिए फिर से हाफ रिएक्शन बना लेते हैं। समझ में आया यहां तक, से यस, यस बोलिए। जो अभी बता रहा हूं पहले उस पर कमेंट करो। तो यहां पर अब कॉपर NH3 होल 4 Cl2 कन्वर्टिंग इनटू K2CuCN होल थ्राइस, और यहां पर पोटेशियम KCN और KCNO। यहां का ऑक्सीडेशन नंबर +2 +1, एक ही कॉपर है, +2 +1, चेंज कितने का, 1 का। कार्बन +2 से +4, +2 से +4, चेंज कितने का, 2 का। क्या अभी भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करके मैं ऐड कर रहा हूं, कॉपर NH3 होल 4, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Cl2 बाहर प्लस KCN कन्वर्टिंग इनटू 2 टाइम्स K2CuCN होल थ्राइस प्लस KCNO। अब बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करना है यहां पर। अब बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, शिवांश वो भी बता दूंगा, थर्ड ऑप्शन भी पहले इसको कर लेते हैं, वेट करो। अब सब होंगे बेटा, सारे बैलेंसिंग होगी। अब लेकिन जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी का रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। अब किसको पहले करें, अब किसको पहले करें, तो यहां पर ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि कौन सी स्टेप पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, क्योंकि अभी बहुत सारे एलिमेंट है। टोटल नंबर रिएक्टेंट कितने, 1 2 3, प्रोडक्ट साइड में कितने, 1 2 3 4 5, टोटल 8 है, जिसमें से 4 आए, बाकी के 4 को और बैलेंस करना है। चलो जुगाड़ लगाते हैं। तो यहां पर अब अगर मुझे इनको बैलेंस करना है तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, CN को बैलेंस कर देता हूं। तो CN, ये CN तो बैलेंस है, यहां और कितने दिख रहे हैं, 6, ये बैलेंस्ड है इससे, यहां 2 इंटू CN होल थ्राइस 6, तो 6 CN और चाहिए, एक तो ऑलरेडी है, 6 और चाहिए,
ये कितना हो गया 7। तो CN बैलेंस हो गए साहब। अब CN के बाद लेफ्ट हैंड साइड में देखो, सीधी सी बात है, पोटेशियम तो 7 है, 7 पोटेशियम है, ये कंफर्म हो गया क्योंकि यहां से तो नहीं आएगा, इसका कोफिशिएंट फिक्स हो गया, इसका भी फिक्स हो गया। तो यहां पर 4 और यहां पर 1, कितने 5, उधर कितने 7, तो यहां पर 2 KCl और चाहिए ताकि पोटेशियम भी बैलेंस हो जाएगा। पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। अब किसको बैलेंस करें? क्लोरीन और दिख रही है, क्लोरीन और दिख रही है। यहां क्लोरीन कितनी है 4, यहां क्लोरीन कितनी है 2, और क्लोरीन किसके साथ है NH4Cl के साथ, तो 2 NH4Cl, 2 NH4Cl, राइट। अब अमोनिया की बात करें, ये नाइट्रोजन तो सारी बैलेंस है, देखो जो CN वाली है वो तो सब बैलेंस है। यहां पर 8 अमोनिया है, यहां पर 2 ही NH4Cl आए, यानी 6 अमोनिया और चाहिए। 2 तो यहां आ गई अमोनिया, क्योंकि ये जो अमोनिया है NH3 वाली, वो या तो NH3 की फॉर्म में या NH4Cl की फॉर्म में है। तो यहां पर ये 6 अमोनिया और ऐड कर दी। और अब किसको बैलेंस कर लेना? वाटर को। उसके लिए केवल किसको देखना? ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में तो है नहीं, राइट हैंड साइड में केवल एक ही ऑक्सीजन दिख रही है, तो ये +H2 हो जाएगा। जिन्होंने आज ज्वाइन किया है या पिछले 1-2 दिनों में ज्वाइन किया, उन सब के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि फर्स्ट लेक्चर से, रिडॉक्स के फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करें। और अगर मोल कॉन्सेप्ट आता है बेसिक लेवल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर बेसिक लेवल का मोल नहीं आता है तो मोल के पहले 4-5 लेक्चर देख लें। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2-3 बार देखो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ी मेहनत करो, 2-3 बार करोगे सब समझ में आएगा। नेक्स्ट, एक और किसी ने पूछा था सी भी बताना है। तुम लोग मेरा आधा इतना सारा टाइम तो डिस्कशन में निकाल देते हो, मैं कोर्स कैसे कंप्लीट करूंगा? BiONO3 प्लस H2O प्लस OH माइनस Bi अमोनिया प्लस AlOH होल 4 माइनस। यही दे रखी है ना रिएक्शन। रजत बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो अब बताओ जल्दी से, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो यहां पर ये बिस्मिथ +5 में, ये 0 में, ये बिस्मिथ का हो गया रिडक्शन, एल्यूमिनियम का हो गया ऑक्सीडेशन। लेकिन बिस्मथ के साथ, बिस्मथ का तो रिडक्शन हो ही रहा है, और किसका हो रहा है? नाइट्रोजन। यहां +5 से नाइट्रोजन किस में जा रही? -3। तो ये कौन सा केस हो गया? ये कौन सा केस हो गया? केस 2। ये केस 2 है, एक साथ 2 एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। BiONO3 कन्वर्टिंग इनटू Bi प्लस NH3, और ऑक्सीडेशन केवल एल्यूमिनियम का हो रहा है। यहां पर चेंज निकालना O3 का आएगा, यहां पर चेंज आपको निकालना है। यहां पर चेंज, ये +5 बिस्मथ, नहीं +5 नहीं, गलत लिख दिया मैंने, +3 है, सॉरी। बिस्मथ +3 कैसे आया समझ लो। ऑक्सीजन पर माइनस, क्या लिखा यार, हाँ, ऑक्सीजन पर -2, नाइट्रेट पर -1,
+3, Bi ऑक्सीजन का -2, नाइट्रेट का -1, टोटल का, तो ये +3 आ जाता है ऐसे, ये +3, ये +5, ये 0, ये -3, बिस्मिथ बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, इधर टोटल करोगे तो 8, इधर टोटल करोगे तो इसका 0, इसका -3, चेंज कितने का हुआ? 11 का। कर देना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा। और कुछ क्या बचा हुआ है क्या? मुझे नहीं लगता अब कुछ और बाकी है। 8th के बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं, खुद करो, हो जाएगा। 8th का भी अभी थोड़ी देर पहले बताया, फिर पूछ लो। वाह बेटा, अभी 8th का भी बताया मैंने और फिर पूछ रहे हो मेरे से। बताओ O1 का कौन सा क्वेश्चन है? 8th का बी के MnO4 वाला जो क्वेश्चन है, O1 का 21। किसी ने पूछा है आयुष ने, मोल की शीट भी करें या थ्योरी से हो जाएगा? बेटा थ्योरी से कभी कुछ नहीं होता, ये हर सब्जेक्ट में हर जगह ध्यान रखना। केवल थ्योरी से कभी काम नहीं चलता। शीट जितनी सॉल्व करोगे उतना ही फायदा मिलेगा, उतनी ज्यादा थ्योरी समझ में आएगी। बिना क्वेश्चन कर रहे किए हुए कुछ भी कर रहे हो तो सब बेकार है। डन। तो ये क्वेश्चन तो 8th भी मैं बता चुका हूं। 8th में तीनों पार्ट आप कर सकते हो, कोशिश खुद करो। कुछ कुछ क्वेश्चन ही क्लास में ले चुका हूं मैं। 8th का सी भी नहीं बता रहा, खुद करो। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट में H2O2 के एग्जांपल्स बता दिए थे। मिसलीनियस टाइप के कैटेगरीज का एक एग्जांपल और ले लेता हूं। आई थिंक 1 या 2 एग्जांपल लिए थे, उसी सीक्वेंस में आप और ऐड कर दो। नंबरिंग तो मुझे नहीं पता, बट जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, FeH2 प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू Fe2O3 प्लस SO2। मोहम्मद इज सेइंग सॉल्यूशन नहीं बनते, इसके कारण नींद नहीं आती। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। तकलीफ तो तब है जब सॉल्यूशन भी नहीं बन रहे और नींद भी ज्यादा आती हो, तब तकलीफ है। कि सॉल्यूशन भी नहीं बन रहे और नींद भी ज्यादा आ रही। सॉल्यूशन नहीं बन रहे, नींद नहीं आ रही तो करो, सॉल्यूशन देखो फिर करो, फिर सॉल्यूशन देखो फिर करो। एक बार नहीं, पहली बार में नहीं आएगा ना, दूसरी बार तो आएगा। अब अगर पहली बार सॉल्यूशन देखने के बाद भी दूसरी बार नहीं कर पा रहे हो तो अब सोचो, तुम खुद सोचो। फिर तो तुम्हें ही सोचने की जरूरत है कि पहली बार क्या सीखा। फिर हमने जब एक बार सॉल्यूशन देख लिया और दूसरी बार फिर सॉल्यूशन देखने की जरूरत पड़ रही है तुम्हें। तनिष मत करो अभी, वो अभी यहां डिस्कशन करते हैं। यमन कह रहा फिर सर सॉल्यूशन बन रहे हैं फिर भी नींद नहीं आ रही। अरे अच्छी बात है ना यार, नींद आने की तकलीफ है, नहीं आने में कौन सी तकलीफ है। मस्त रहो, नींद आए तो सो जाओ, नहीं आए तो जगते रहो। हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि नींद आ रही तो सोते ही जा रहे हैं, सोते ही जा रहे हैं, सोते ही जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हाँ मैंने आप लोगों से, जैसा मैंने, मेरा कहना है 7 आवर्स आपकी नींद होनी चाहिए एज पर मी। बाकी जितनी भी जो साइंटिफिक रिसर्च है वो कहती है कि यू मस्ट स्लीप 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 आवर्स जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च है वो कहती है कि आपको सोना चाहिए। इवन वो 8 आवर्स बोलते हैं, तो बस ठीक है 7 to 8 आवर्स के लिए मैं बात करूं। बोल चुका प्रभजोत, 7 आवर्स कम से कम सो। हाँ
हाँ, लेकिन अब किसी को नींद नहीं आ रही तो जगो। बट किसी को नींद आ रही है और वो फिर भी नहीं सर मैं तो 5 घंटे ही सोऊंगा, मुझे नींद तो आ रही है लेकिन नहीं मैं तो नहीं सोऊंगा, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। चलो अब मैं इस क्वेश्चन पर आ जाता हूं। अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, ये एग्जाम्पल FeS2 वाला क्लास में ले चुका हूं ऑलरेडी, फूल्स गोल्ड वाला एग्जाम्पल है। आयरन यहां पर +2 में है, सल्फर यहां -1 में, परोक्साइड की तरह ये 0, ये +3, ये -2, ये +4, ये -2। तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का तो हो रहा है रिडक्शन, और आयरन और सल्फर दोनों का हो रहा है ऑक्सीडेशन। आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। लेकिन अब यहां प्रॉब्लम क्या है पता है आपको, यहां प्रॉब्लम यह है कि ये FeS2 ऑक्सीडाइज होके भी इसी में जा रहा है और इसमें जा रहा है, और ऑक्सीजन भी रिड्यूस होके इन दोनों में जा रही है। अभी तक क्या होता था कि कोई ऑक्सीडाइज होके किसी और, ये भी इसी में जा रही है, कि कोई ऑक्सीडाइज होके जनरली क्वेश्चन हम करते थे तो अभी तक की क्या सीन था कि A+B, C+D, A C में जा रहा है, B D में जा रहा है, या B D+E में जा रहा है, ऐसा कुछ था, इस तरह से कुछ सिचुएशन थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये सब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होके एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, एक दूसरे में घुस रहे हैं। अब यहां क्या करो, अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हम हाफ रिएक्शंस कैसे लिखें, Fe2O3 को ऑक्सीडेशन वाली हाफ रिएक्शन में लिखें या रिडक्शन वाली हाफ रिएक्शन में लिखें। अभी तक ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई थी, एक कंपाउंड या तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में आ रहा था या एक रिडक्शन वाली रिएक्शन में आ रहा था। बट यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये भी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में है, ये भी रिडक्शन वाली रिएक्शन में है। यहां कंफ्यूजन होता है, यहां प्रॉब्लम आती है। वापस देख लेना, इस तरह की सिचुएशन पहले नहीं आई है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो यहां पर अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो इसका तरीका यह है, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो आप क्या करो, इन प्रोडक्ट्स को तोड़ डालो टुकड़ों में। कैसे तोड़ना है भाई, प्रॉब्लम है कि ये Fe यहां से आ रहा है, ऑक्सीजन यहां से आ रही, तो एक काम करो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, लेकिन अब तोड़ने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तोड़ने में हिट एंड ट्रायल से नहीं करना है, मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इस टाइप से बता रहा हूं। यहां पर इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, और यहां गड़बड़ होती है। देखो हिट एंड ट्रायल से आंसर आ जाएगा, लेकिन हर जगह आएगा या नहीं आएगा ये नहीं पता, हर जगह आएगा या नहीं आएगा ये नहीं पता। तो यहां पर मैंने इसको Fe2, लेकिन एक आयरन पर +3 चार्ज है, यहां Fe2 लिखा हुआ है, Fe2 लिखा हुआ है इसीलिए +6 लिखूंगा। Fe2 है इसीलिए +6 लिखूंगा, क्योंकि एक नहीं आयरन 2 है। इस सल्फर को भी तोड़ लो और इसको +4 लिख दो, और ऑक्सीजन सिंस यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो क्या करो, कुछ यहां जाएगी कुछ यहां जाएगी, तो ऑक्सीजन, क्योंकि यहां से देखा जाए तो O3, यहां से O2, तो मैंने केवल यहां ऑक्सीजन और ये -2 लिख दिया सर। ये इस तरह से तोड़ना पड़ेगा। अब इससे फायदा क्या होगा, अब मैं कह सकता हूं कि ये इसमें जा रहा है, सॉरी, और ऑक्सीजन इसको हटा देता हूं, और ऑक्सीजन जो है वो इसमें जा रही। अब मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, अब हमारा मामला सॉर्ट आउट, और बाद में इसको वापस कंबाइन करेंगे, ऐसा नहीं कंबाइन नहीं करेंगे, इसको फिर से कंबाइन करेंगे। FeS2 कन्वर्टिंग इनटू Fe2 +6 सल्फर +4 O2
O2 माइनस। देखते जाओ बेटा कैसे कर रहा हूं मैं, सब जो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं उसको देखो। आयरन को बैलेंस करना पड़ेगा, सिंस यहां 2 आयरन है इसीलिए 2 कर दिया। तो सल्फर यहां पर कितनी होगी 4, तो ये +4 कर दिया। आयरन भी बैलेंस, सल्फर भी बैलेंस। ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 से। अब फिर से वही ऑक्सीडेशन नंबर यूज कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। आयरन +2, सल्फर -1, 2 आयरन तो +4, 4 सल्फर तो -4, 0। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, सल्फर का +4, टोटल हो गया 22। इधर 0, इधर 22, 0 -2, 0 -4, चेंज कितने का 4 का। पेशेंस रखा करो बेटा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। अब क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, 2 और 11 से, ठीक है। तो यहां पर ट्वाइस, सॉरी 4 टाइम्स 2 ऑलरेडी है, 4 टाइम्स FeS2, उसको 11 से किया तो 11 O2, ये 2 Fe2 +6, 8 टाइम्स S +4 +22 O2 माइनस। अब हमें पता है कि ये जो O2 माइनस है इसमें से कुछ ऑक्सीजन Fe2 के साथ है और कुछ ऑक्सीजन सल्फर के साथ है। दोनों के साथ उसको क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अब सल्फर के साथ, एक सल्फर के साथ कितनी ऑक्सीजन है 2, तो 8 के साथ 16, तो 22 में 16 इसके साथ और 6 इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी इस 22 में से 16 यहां इसके से अटैच कर दो और 6 इससे अटैच कर दो, Fe2O3, 6 इससे अटैच कर दो। इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं मैं, 2 टाइम्स Fe2O3। इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं, 8SO2। यानी ये 22 ऑक्साइड आयन कुछ यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, ये खत्म हो गए। ये आपकी फाइनल बैलेंसिंग हो गई। ये हम फाइनल बैलेंसिंग हो गई। विनय बेटा सब सही है, सब सही लिखा हुआ है। अंशु बेटा हर चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस, पीछे एक्सरसाइज में जेई मेंस जेई एडवांस का डिस्कशन नहीं हो रहा क्या अंशु? क्या हर चैप्टर में जेई मेंस और जेई एडवांस का डिस्कशन नहीं हो रहा है क्या? आपको पता भी है, शीट में दे रखा है। यू नो दैट हर शीट में पीछे जेई मेंस जेई एडवांस की एक्सरसाइज है। कार्तिकेय 8 कैसे आ गया भाई? 2 और 2 तो 4 ही होता है, ये सब 4 ही दिख रहा है, सब बैलेंस दिख रही है, काहे को? बेटा जैसे द्रव्य टूटा हुआ वैसे ही तोड़ा, और कुछ नहीं तोड़ा है, जो दिख रहा है वैसे ही करना है, वैसे ही करना है।
जैसे लिखा हुआ है वैसे ही करना है, बस उसी को समझ लो कि यही तरीका हो। हाउ डू यू डिसाइड 16 एंड 6? सुनना वापस गुरलीन, हाउ आई डिसाइडेड, इधर 16 और इधर 6 कैसे जाएगा? एंड यू विल, आप पे काम करना, आप ट्राई करना किसी और तरीके से। ऋषभ पूछ रहा है FE+2+6 कैसे? थिंक ओवर इट। चलो देखना अब इस चीज को, बता दिया मैंने। 4 बार देखना, जैसा है वैसे ही रहेगा वो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जितना मुझे बताना था वो मैं बता चुका हूं, दैट्स इट। हाँ, तो फाइनली अलग अलग तरह की हमने बैलेंसिंग की। मेनली मैंने बैलेंसिंग में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बताया, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी करोगे तो वैसा ही होगा। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर मैं कहता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर में 5 का चेंज हो रहा है तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5, ऑक्सीडेशन नंबर में 10 का चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, राइट। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रैक्टिस करो, अपने आप बातें, अपने आप चीजें थोड़ी समझ में आती जाएगी। मैंने जो एग्जाम्पल करवाए, शीट में जो एग्जाम्पल्स हुए हैं उनको ढंग से कर लो, दैट्स इट। उनको आप ढंग से कर लीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कहीं और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो इस पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा और दे देता हूं मैं, जैसा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। PbS plus H2O2 converting into PbSO4 plus H2O। यहां पर भी वही लफड़ा है, ऑक्सीजन जो है वो -1 से -2 में जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर भी जा रही है, यहां पर भी जा रही है, जबकि सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन -2 से +6। ये सल्फर +6, ऑक्सीजन -2। फिर से वही प्रॉब्लम, PbSO4 ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में भी है, PbSO4 रिडक्शन वाली रिएक्शन में भी है। तो क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर PbS, अब PbSO4 पूरा मत लिखो, इसमें जो काम का है, यानी देखो जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है उनको कहीं पर भी आप बाद में ऐड कर सकते हो। जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है केवल उस पर फोकस करो। यहां काम का केवल क्या है? सल्फर। लेड बाद में आ जाएगा, लेड बाद में आ जाएगा। तो मुझे अभी केवल फोकस किस पर करना है? इस रिएक्शन को मैं पहले ऐसे लिख लेता हूं, H2O2 मैंने इसको तोड़ दिया, सल्फर एक ही सल्फर है इसीलिए +6, अगर 2 होती तो +12, बट एक ही सल्फर है। और ऑक्सीजन यहां पर भी -2, यहां पर भी -2, इसीलिए O2-। 2 जगह है, यहां और यहां। अब पहले फिर से देखो राइट हैंड साइड में सल्फर कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, और फिर उस ऑक्सीजन को कुछ को PbSO4 में और कुछ को H2O में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे मैंने Fe2O3 और अभी पहले वाले क्वेश्चन में Fe2O3 और मैंने SO2 में किया। यहां पर आपको इस ऑक्सीजन को इधर और इधर दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है। करो बैलेंसिंग, देखें, खुद सोचो कैसे होगा। इतनी वैरायटी के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, अब आप किसी भी बुक से कहीं से भी करोगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, कोई नया क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। और मैंने जो सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं कैटेगराइज करके बताएं, हर क्वेश्चन को अलग से बताया है। शीट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो बिल्कुल अलग अलग तरह से दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें सबको मैंने कैटेगराइज किया है। अब आप कहीं से भी किसी भी बुक में बस कैटेगरी सहित चेक करनी, कोई भी क्वेश्चन देखो, सोचो केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, क्या है वो देखना पड़ेगा।
हाँ, ये कुछ अलग से फिर मैंने मिसलीनियस टाइप कैटेगरीज और बताइए जिसमें थोड़ा दिमाग आपको और लगाना पड़ेगा। जेई है बेटा, जेई जेई एडवांस ऐसे ही नहीं है कि सब कुछ स्मूथली, हर चैप्टर को यूं मान के चलो, हर चैप्टर में इनिशियली स्टार्टिंग होगी, फिर लगेगा ठीक चल रहा है यार, गाड़ी ठीक चल रही है, फिर लगेगा अरे भाई डावाडोल हो रही, गाड़ी डावाडोल हो रही है, फिर एक टाइम तो ऐसा लगेगा कि बस अब तो गिरने वाले हैं। लेकिन जो उस मोमेंट तक उस पाथ को ना ट्रेवल करेगा, हार नहीं मानेगा, जीत उसी की होगी। बट आप सोचो कि आपकी गाड़ी स्मूथली चलती रहे, बिल्कुल बिना रुके, बिना टुके, बिना हिले डुले, कभी नहीं होने वाला। हर चैप्टर में ऐसा ही लगेगा, समझ में आया, फिर लगेगा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बस वहां थोड़ा टिकना पड़ता है, गाड़ी वहां पर पेशेंस रखना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है। बड़ा ज्ञान की बात बताता हूं, लाइफ हो या कुछ भी हो, एक चीज बताऊं आपको, दूर से जब कुछ भी देखते ना तो लगता है बहुत आसान है। फैक्ट बताता हूं, ऐसा लगता है ना क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, डांस करना, गाना गाना, यार कितना आसान है, कितना आसान है। जब करने लगते ना, जब करने लगते ना तब समझ में आता है यार ये तो आसान नहीं है। इनिशियली तो फिर भी थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि कुछ चीजें जल्दी समझ में आ जाती है, कुछ चीजें जल्दी से समझ में आ जाती है, लेकिन 10-20% 30% चीजें जल्दी समझ में आती है। फिर जब अंदर और घुसते हैं ना, थोड़ा और बेसिक्स पर, माइक्रो लेवल पर जाते हैं, तो अब चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है, अब चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। फिर लगता है यार ये तो बवाल हो गया, बड़ा मुश्किल काम हो गया। वहां चाहिए पेशेंस, वहां ये हिम्मत चाहिए होती कि नहीं यार होगा, टिके रहूंगा तो जरूर होगा, ऐसा नहीं। और जो टिक जाता है उसका काम बन जाता है, जो छोड़ देता है उसका। तो चलिए आंसर क्या रहा, 1414, किसी ने 3838 भी लिखा है। चलिए इक्वेशन बना देता हूं, चाहो तो पीबी को इधर से भी हटा सकते हो, ऐसा नहीं कि पीबी को यहां से हटाऊं, यहां से भी हटाना चाहो तो हटा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। +6 H2O2 O2 माइनस, सल्फर यहां पर -2, यहां पर भी -2, +6 चेंज कितने का 8 माइनस, अच्छा इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ध्यान रखो, 2 टाइम्स -2 दो ऑक्सीजन -4, चेंज कितने का 2 का, किससे मल्टीप्लाई करें 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ये तो पीबीएस ही है, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4H2O2, ये एज इट इज S6+, और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8O2-। अब मेरे पास ऑक्सीजन आयन कितने हैं 8 में से मैं देख पा रहा हूं कि एक सल्फर के साथ कितने चाहिए 4, तो इस 8 में से 4 तो इधर शिफ्ट कर दो, और बाकी के जो 4 बचे हैं, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, बाकी क्या है H2O, तो बाकी के 4 ऑक्सीजन आयन को H2O में, तो जब 4 इधर आ जाएंगे, अब ये इधर सल्फर किस फॉर्म में है PbSO4, तो यहां पर लिख दो Pb, वापस से लेड आ गया PbSO4, 8 में से 4 ऑक्सीजन इधर आ गई, बची हुई 4 ऑक्सीजन यानी 4H2। ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है बेटा, ऐसे ऐसे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, गिने चुने एग्जाम्पल ही हैं, तो इन्हीं को वापस से कर लेना, बहुत काफी है। तो फाइनली यहां पर आके बैलेंसिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, बैलेंसिंग वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम इस चैप्टर में इसके दूसरे पार्ट पर आ रहे हैं। आपने चैप्टर देखा होगा, हेडिंग देखी होगी, तो वह रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अब मैं बात करूंगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की, जैसे आपने एक वर्ड सुना था मोल कॉन्सेप्ट, अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है उसकी अब हम बात करेंगे।
तो हेडिंग डाल दीजिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट की तरह ही इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, दोनों का पर्पस सेम ही है। मोल कॉन्सेप्ट हो या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, दोनों का पर्पस ये है कि एक रिएक्शन हो रही है तो इतने ग्राम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितने ग्राम बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। कितने ग्राम रिएक्टेंट से कितने ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, मोल कॉन्सेप्ट भी वही करता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी वही करता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सर फिर जरूरत क्या है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की, मोल से ही कर रहे हैं। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है वो अभी पता चलेगा। हाँ, लेकिन क्यों इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया ये मैं आपको बता दूं। एक्चुअली जब आप मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो तो उसके लिए रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। बिना बैलेंसिंग के आप मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। एक के एक मोल से प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे, उसके लिए रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना ही अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, आपने देख ही लिया। तो रिडॉक्स रिएक्शन पर अगर हम मोल कॉन्सेप्ट लगाएं तो पहले रिएक्शन को बैलेंस करो फिर मोल कॉन्सेप्ट लगाओ, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो हमारे पास उसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है, यानी बिना रिएक्शन को बैलेंस किए हुए भी हम ये बता सकते हैं कि इतने ग्राम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितने ग्राम बनेगा, इतने ग्राम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितने ग्राम बनेगा, ये हम बता सकते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या लगता है, बस इससे काम हो जाएगा कि अरे यार बिना बैलेंसिंग के ही सब कुछ हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बड़ा आसान हो गया, फिर मोल कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत थी। तो ऐसा नहीं कि बैलेंस नहीं करोगे तो भी आराम से क्वेश्चन हो जाए, कुछ और करना पड़ेगा। बैलेंस नहीं करेंगे तो कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उस ऑल्टरनेट मेथड में टाइम जो लगता है वो कम लगता है, एंड दैट मेथड इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अब वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, एंड लेटर ऑन मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि मोल कॉन्सेप्ट को हम यूज ही नहीं करेंगे। एट द एंड मोल कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। कुछ जगह पर मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हैं, कुछ जगह पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से ज्यादा जल्दी सॉल्व होते हैं। तो यहां पर मोल भी यूज होता है, इक्विवेलेंट भी यूज होता है, दोनों यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों नहीं यूज होता है। हमें यह देखना पड़ेगा कि कहां मोल कॉन्सेप्ट लगाना है, कहां इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना है। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लेट्स से ये कोई केमिकल रिएक्शन है, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी कन्वर्टिंग इनटू सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। यस, मोल तो बहुत कीमती है बेटा, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोल, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसके ए मोल्स के साथ इसके बी मोल रिएक्ट करेंगे, इसके सी मोल बनेंगे और इसके डी मोल बनेंगे, राइट, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। यानी रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो इसके मोल्स पता है, अगर इसके ए तो इसके बी रिएक्ट करेंगे, उसके सी और इसके डी बनेंगे। लेकिन अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम यहां यूज करें तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए रिएक्टेड equals to number of equivalents of B reacted equals to number of equivalents of C reacted equals to number of equivalents of D reacted। सुहेब का कहना है सर कश्मीरी में मोल फादर को कहते हैं,
चलो मुझे पता तो नहीं था, बट आई थिंक दैट ऑल्सो मेक्स सेम सेंस कि मोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, अच्छा, प्रोडक्ट में भी रिएक्टेड नहीं लिखना था, फॉर्म्ड। हम्म, यानी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने इक्विवेलेंट्स ए के रिएक्ट करेंगे उतने ही बी के रिएक्ट करेंगे, उतने ही सी के बनेंगे, उतने ही डी के बनेंगे। मतलब अगर इस केमिकल रिएक्शन में ए के 5 इक्विवेलेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं तो बी के भी 5 रिएक्ट करेंगे। आफ्टर द रिएक्शन सी के भी 5 बनेंगे और डी के भी 5 बनेंगे। ऋषभ ने फटाफट गूगल पे जाके सर्च किया और ऋषभ का कहना कि यस सर, ही इज राइट, गूगल पे भी वही दिखा रहा है। चलो ऋषभ, अच्छी बात है, लेकिन ये ज्यादा गूगल यूज मत करा करो पढ़ते वक्त, है ना। मान लो अभी अभी सब ठीक है, हम हमें हर चीज का ज्ञान नहीं लेना, अभी केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ही ज्ञान लेना है। फोकस इज क्लियर, राइट। तो ये गूगल पर सर्च करना, ढूंढना, अभी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी को दबा के रखो। नहीं ऋषभ, भाई रुक जाओ तुम लोग, मत करो। हो गया, शायरी शेरो शायरी बाद में कर लेंगे, अब ये इक्विवेलेंट समझ लो। इसको सर्च करो गूगल पर तो कुछ समझ में नहीं आएगा अभी। इक्विवेलेंट सर्च करना गूगल पर, फिर देखना, और चैट जीपीटी पे भी पूछना व्हाट इज इक्विवेलेंट, फिर वो बताएगा, फिर देखना, फिर आना मेरे पास कि हाँ सर क्या समझ में आया। तो मैं वापस इस पर आता हूं। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि ए के जितने इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे बी के भी उतने ही रिएक्ट करेंगे, सी के उतने ही बनेंगे, डी के उतने ही बनेंगे। यानी ए के 10 इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करें तो बी के भी 10 रिएक्ट करेंगे, सी के भी 10 बनेंगे, डी के भी 10 बनेंगे, चाहे कोफिशिएंट कुछ भी हो। कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है कि इसका ए का कोफिशिएंट क्या है, बी का क्या है। अगर मुझे ए के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता चल गए कि इसके 10 इक्विवेलेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं तो बी के भी 10 रिएक्ट करेंगे, सी के भी 10 बनेंगे, डी के भी 10 बनेंगे। सबके इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, सबके इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। बट क्वेश्चन ये आता है कि सर ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है क्या, ये इक्विवेलेंट्स क्या है। ये तो चलो मान लो कि इसके 5 इक्विवेलेंट है तो कह देंगे इसके भी 5 रिएक्ट करेंगे, इसके भी 5 बनेंगे, इसके भी 5 बनेंगे। बट व्हाट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन ये थोड़ी पूछेगा कि बताओ कि ए के 10 इक्विवेलेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं तो बी के कितने इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे और सी के कितने इक्विवेलेंट्स बनेंगे। क्या क्वेश्चन ऐसा आएगा? क्वेश्चन तो ऐसा नहीं आएगा। तो फिर क्वेश्चन क्या आएगा कि इसके 100 ग्राम ए है तो बताओ सी कितने ग्राम प्रोड्यूस होगा, अगर ए 500 ग्राम है तो सी कितने ग्राम प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास तो इंफॉर्मेशन इस तरह से होगी। तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या है, यानी हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को किससे रिलेट करना पड़ेगा? मास से। जैसे मोल्स को मास से रिलेट करते हैं उसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को भी रिलेट करना पड़ेगा। तो पहले एक बार चलो मैं फिर से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या मोलर वेट, कुछ भी बोलो। केमिस्ट्री में मैंने पहले ही कहा था मास और वेट का एक ही मतलब होता है। तो उसी तरह से एक और टर्म डिफाइन की गई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विच इज मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास।
यानी व्हाट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो आंसर इज मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। समझ में आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है, बता दिया मैंने। और क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। हाँ जी, नहीं समझ में आया? हाँ सर, ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है अब ये नहीं पता ना। सही बात है, एक चीज बताई तो दूसरी वापस पिक्चर में आ गई। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब चलो इक्विवेलेंट मास को भी डिफाइन करते हैं। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया क्या, या और समझाना पड़ेगा? बोलो और समझाऊं? खैर अच्छी बात यह है कि ये जो चेन है वो यहीं आके रुक जाती है, इससे आगे कुछ नहीं। यानी एन फैक्टर कैसे पता चलेगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर मुझे एन फैक्टर पता है तो इक्विवेलेंट मास पता चल जाएगा। इक्विवेलेंट मास से मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता चल जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता चल गए तो यूं कह दो ए बी सी डी सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता चल जाएंगे, और सबके इक्विवेलेंट्स पता चल गए तो फिर वापस रिवर्स में आके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स से मास निकाल सकते हैं। यानी जैसे यहां पर मोल और मास को आप रिलेट कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स और मास को, उसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और मास को भी रिलेट किया जा सकता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता है तो मास निकाल सकता हूं, मास पता है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकता हूं। तो अगर मुझे मास पता है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता है तो मास निकाला जा सकता है। हां, लेकिन उसके लिए आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए। अब ये एन फैक्टर कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, वेट करो आराम से, थोड़ा पेशेंस रखो, सब आएगा, सब आएगा बेटा। इसीलिए जेई के कोर्स में 2 साल लगते हैं। अगर इतना जल्दी जल्दी खटखट खटखट खट सब हो जाता तो 2 साल की कोचिंग क्यों होती? नहीं, 2 साल भी कम पड़ जाता बहुतों के लिए, तो वो भी कम टाइम लगता है। तो यहां पर लेकिन आप सोचो, पहले तो हम यहां से नंबर ऑफ यानी इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, फिर उस इक्विवेलेंट मास को यहां पुट करेंगे। तो क्यों ना ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही यहां पुट कर दूं, इक्विवेलेंट मास यहां पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, मास डिवाइडेड बाय ये वैल्यू यहां आएगी तो मोलर मास, और ये एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, राइट। और इसको ध्यान रखना, ये अलग चीज है, ये अलग है, यहीं पर लिख रहा हूं। इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। उससे फायदा क्या हुआ, इस फॉर्मूले से फायदा क्या हुआ, यहां पर पहले एन फैक्टर से इक्विवेलेंट मास निकालो, इक्विवेलेंट मास को यहां पुट करके फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालो। ज्यादा अच्छा क्या है, मोल ऑलरेडी हम यूज करते आ रहे हैं तो मोल से हम फेमिलियर है। तो कहीं पर भी अगर मास दे रखा है तो पहले मास से मोल्स निकाल लो, और मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से। मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एन फैक्टर से। तो उससे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। यानी यहां अगर अब यूं कह दो मुझे मोल्स पता है तो इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं हम, मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, या इक्विवेलेंट्स पता है तो मोल्स निकाल सकते हैं।
यानी मोल से इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट से मोल्स निकाला जा सकता है अगर हमें एन फैक्टर पता हो, और मोल्स पता है तो हम उससे मास निकाल सकते हैं। ये ऑलरेडी हम पहले भी मोल कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ कर चुके हैं। तो यहां से हमने मास को किससे रिलेट कर दिया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एन फैक्टर। अब वो एन फैक्टर कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, वो कैसे है वो मैं बता रहा हूं। लेकिन एट द एंड यहां पर कोई ये पूछता है कि सर ये बात तो ठीक है, हम फॉर्मूले तो यूज कर लेंगे, बट व्हाट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को आप फील नहीं कर सकते हो। अगर मैं कहता हूं इसके 5 इक्विवेलेंट है, इसके 10 इक्विवेलेंट है, इसके 15 इक्विवेलेंट है, इसके 20 इक्विवेलेंट है, ये क्या है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से हमेशा नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स को फील कर सकते हो। अगर ये 1 मोल है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, 2 मोल है तो 2 इंटू एन ए मॉलिक्यूल है, 3 है तो 3 इंटू एन ए मॉलिक्यूल है। मोल्स को फील किया जा सकता है, मोल्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एक टर्म जो कि ऑन पेपर डिफाइन हुई है, ये ऑन बोर्ड ऑन पेपर हम डिफाइन कर रहे हैं, इसका कोई फील नहीं है, इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि इसके 5 इक्विवेलेंट, इसके 10 इक्विवेलेंट, तो क्या 10 इक्विवेलेंट का मास ज्यादा होगा, कोई गारंटी नहीं है कि इसके 10 इक्विवेलेंट है तो इसका मास ज्यादा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है बेटा। जैसे गैसेज होती ना, 5 लीटर और ये 10 लीटर, अगर मैं कह दूं 10 लीटर कोई गैस है तो उसका मास ज्यादा होगा, नहीं, वो उसके डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। 5 लीटर है वो उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, या प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो उसी तरह से इक्विवेलेंट्स से हमेशा मोल्स पर आना पड़ेगा। बस इक्विवेलेंट्स का फायदा इतना सा है कि कोई कह दे कि इसके 5 इक्विवेलेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं तो कह दो इसके भी 5 रिएक्ट करेंगे, इसके 5 बनेंगे, इसके भी 5 बनेंगे। हाँ, समवन इज सेइंग जैसे आपकी एज की भी फील नहीं आती है। ऐसे कमेंट आते ही तो मैं ना भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री मेरे के दिमाग से गायब हो जाती है। हाँ, मुझे कौन सा वो क्या कहते ना, चने के झाड़ पर, चने का झाड़ ही बोला जाता है शायद, हाँ, चढ़ा देते हो। वैसे चढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है, कोई इश्यू नहीं है। चने के झाड़ पर चढ़ने में बहुत पता नहीं मुझे उस पर चढ़ा जाता नहीं चढ़ा जाता क्या है, बट डजेंट मैटर। हाँ, अच्छा, किसी ने लिखा सर बच्चे बटरिंग करते हैं, बट इट्स ट्रू। ये लाइन भी बड़ी अच्छी है, इससे रियल रियल वाला फील आता। नहीं सर मैं बटरिंग नहीं कर रहा हूं, बट चलो अभी 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 इस पर आते हैं। तो अब पूरा फोकस किस पर है, एन फैक्टर क्या होगा। पहले एन फैक्टर निकालेंगे, उसको यूज करेंगे, तब पहले एन फैक्टर निकालेंगे फिर इसको यूज करेंगे, तब ये चीजें थोड़ी और अच्छी तरह से समझ में आएगी। हाँ, बट दिस इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये जो लाइन यहां लिखी हुई है सभी के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। तो अब एन फैक्टर क्या है ना, एन फैक्टर निकालना थोड़ा टेढ़ी खीर है ना, आसान काम नहीं है। रूल्स बदलते रहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये ना पूरा किसी का थॉट है, ये पूरा किसी का थॉट था, तो रूल्स भी उन्हीं के यूज करने पड़े। यहां ऐसा नहीं कि सर मैं ऐसा क्यों सोचूं ऐसा क्यों सोचूं, नहीं, जैसा कहा जा रहा है वैसे सोचो। और एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, एक चीज और बता देता हूं, ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं लगने वाला है, हर जगह इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कहां इक्विवेलेंट लगेगा कहां नहीं लगेगा, बट मोल कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है। मोल कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है, बट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखना। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कुछ जगह लगता है जहां पर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, जहां आसानी से होंगे वहां इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जहां नहीं हो रहा है जहां मुश्किलें आ रही है वहां हम मोल कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक और चीज बता दूं आपको, अगर कहीं पर भी रिएक्शन को बैलेंस करके दे रखा है, कहीं पर भी आपको रिएक्शन को बैलेंस्ड करके दे रखा है, तो मोल से आसान कुछ भी नहीं है, मोल से आसान कुछ भी नहीं है।
लेकिन कुछ कुछ जगह पर अगर आप देखोगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, चुटकियों में, ऐसा लगता है खट खट खट, और उसी क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट से करोगे कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे, बट इक्विवेलेंट से करोगे तो ऐसा लगेगा सर ये तो फटाफट हो गया, पता ही नहीं चला, मक्खन की तरह सॉल्व है ना, पिघलता है जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हेडिंग डालिए एन फैक्टर कैलकुलेशन, एन फैक्टर कैलकुलेशन। इसमें हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट फॉर नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं, आज ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, अभी तो टाइम लगेगा पूरा कंप्लीट होने में। पर पहला पार्ट है फॉर नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा है फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में ए पार्ट, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में ए पार्ट एन फैक्टर फॉर एसिड एंड बेस, फॉर एसिड एंड बेस, किसी एसिड बेस का एन फैक्टर। ध्यान रखना नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, किसी का भी रिडक्शन किसी का भी ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं H2CO3 प्लस NaOH कन्वर्टिंग इनटू Na2CO3 प्लस H2। एक और अभी एग्जांपल मत लिखना आप, H2CO3 प्लस NaOH NaHCO3 प्लस H2, अभी आप मत लिखना। पहले तो हम ये देखते हैं कि हाँ ये एसिड बेस रिएक्शन है या नहीं है क्योंकि ये H प्लस दे रहा है, ये OH आयन दे रहा है, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, यानी ये एसिड बेस रिएक्शन है। किसी का भी कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक कर सकते हो। अब यहां पर अगर हमें इन एसिड और बेस का एन फैक्टर निकालना है तो कैसे करेंगे? तो यहां पर एन फैक्टर निकालने का तरीका क्या है? एन फैक्टर इक्वल्स टू, किसी एसिड या बेस के लिए एन फैक्टर इक्वल्स टू नंबर ऑफ H प्लस और OH आयन, नंबर ऑफ H प्लस और OH आयन गिवन और टेकन बाय 1 मोल एसिड और या बाय पर मोल एसिड और बेस। पर मोल का मतलब भी 1 मोल ही है, पर मोल एसिड और बेस। यशराज बार बार एक लाइन लिख रहा है तो मुझे लगता है पढ़ ही लेता हूं मैं। आंखों में नींद है मगर सोना नहीं, यही है वक्त कुछ कर दिखाने का, मेरे यार इसे खोना नहीं। बात तो सही है बेटा, बात तो शायद समझ में भी आ गई होगी। वैसे मैं इतना अच्छी तरह से बोल नहीं पाया हूंगा शायद, बट मेरी बात समझ में आ गई होगी। नहीं, आंखों में नींद है मगर सोना नहीं, यही है वक्त कुछ कर दिखाने का, मेरे यार इसे खोना नहीं। बिल्कुल बढ़िया। एक दोस्त की दोस्तों के लिए एडवाइस, समवन इज सेइंग सर ये गूगल से उठा के लाता। बेटा कोई ना कोई हर चीज, मैं भी कौन सी केमिस्ट्री अपने मन से निकाल रहा हूं, मैं भी पुराने करके गए वही बता रहा हूं, नया कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें जो हम कर रहे हैं पुरानी है, बस याद दिलाने की जरूरत है। तुम्हें भी पता है नया तो कुछ नहीं है, लेकिन उन बातों को याद करो, तो नहीं तो क्या होता, भूल जाते हैं हम थोड़े थोड़े दिनों में। चलो जी भाई, अभिजीत का कहना कॉन्सेप्ट की बातें करा करो, फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास में इधर उधर की शेर और शायरी की बातें मत करा करो, इसमें भी दम है। चलो यहां पर वापस आते हैं। नंबर ऑफ H प्लस आयन और OH आयन गिवन और टेकन बाय पर मोल ऑफ एसिड और बेस। एक एसिड पर एक मोल एसिड और बेस कितने H प्लस आयन दे रहा है या ले रहा है? अब यहां पर मैं देखता हूं कि इसके पास, पहले इस रिएक्शन को देखो तो इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि 2 में से एक तो अभी भी यहां बची हुई है,
एक एसिडिक हाइड्रोजन तो अभी भी है, इसका मतलब ये केवल एक ही H प्लस आयन दे रहा है, इसीलिए यहां पर इस H2CO3 का एन फैक्टर 1 होगा, एन फैक्टर 1 होगा। जबकि इस रिएक्शन में इसी H2CO3 का एन फैक्टर 2 है, क्योंकि यहां पर एक भी H प्लस आयन नहीं दिख रहा है, मतलब ये दोनों H प्लस आयन दे चुका है, यानी इसका एन फैक्टर 2 है। मतलब एन फैक्टर सब्सटेंस टू यानी सब्सटेंस टू सब्सटेंस तो वेरी करता ही है, बट एक ही सब्सटेंस का रिएक्शन टू रिएक्शन भी वेरी करता है। लेकिन NaOH का एन फैक्टर क्या होगा? तो देखो इस NaOH के पास तो वैसे ही दिख रहा है एक ही OH आयन, एक से ज्यादा तो है ही नहीं, देगा तो एक ही दे पाएगा, उससे ज्यादा दे ही नहीं सकता। तो यहां पर भी एक मॉलिक्यूल एक ही OH आयन दे रहा है, और यहां पर हां ये कह सकते हो कि सर अगर ये 2H प्लस आयन देखा तो ये भी तो 2 OH आयन दे रहा होगा, बात तो सही है, लेकिन दो मॉलिक्यूल 2 OH आयन दे रहे होंगे, एक मॉलिक्यूल तो एक ही दे रहा होगा ना, उसके पास तो ज्यादा ही नहीं। हाँ, इसके एक मॉलिक्यूल से 2H प्लस आयन आएंगे, इसके दो मॉलिक्यूल से 2 OH आयन आएंगे, लेकिन एक मॉलिक्यूल से तो एक ही आएगा, इसीलिए इसका एन फैक्टर दोनों जगह कितना है? 1। अब लिख लो रिएक्शन, पहले ये लिखना एन फैक्टर का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख के फिर एग्जांपल लिखना। यशराज, केवल ऑक्सीडेशन केवल रिडक्शन कभी नहीं होता, रिडॉक्स रिएक्शन ही क्यों वर्ड यूज हुआ है कि अकेला ऑक्सीडेशन कभी नहीं होता, अकेला रिडक्शन कभी नहीं होता है? मत पूछो ऐसे क्वेश्चन, इतने अच्छी शेरो शायरी करते हो और फिजिकल की बात आती तो गड़बड़ कर देते हो हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछ के। सेकंड वाले में एन फैक्टर 1 इसलिए क्योंकि ये केवल एक ही H प्लस आयन दे रहा है, इसके पास 2 है लेकिन दे एक ही रहा है, तो कौन कितने H प्लस आयन दे रहा है वही उसका एन फैक्टर हो जाए। उसके पास है कितने उससे मतलब नहीं है, 2 है 3 है 4 है उससे मतलब नहीं है, दे कितने रहा है, वो कितने H प्लस आयन दे रहा है वो ही उसका एन फैक्टर होगा। जैसे यहां पर मान लो H3PO4 की बात करूं, इसके पास पता 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, अब अगर ये कन्वर्ट हो रहा है NaH2PO4 में या Na2HPO4 में या Na3PO4 में, ये सब वापस कॉपी कर लेना। H3PO4 H3PO4 लिख ही देता हूं, NaOH NaOH H2O H2O H2O, इन तीनों रिएक्शन में इसका एन फैक्टर तो 1 ही है, इसका भी 1 ही है, इसका भी 1 है, लेकिन इनका अलग अलग है। अभी एन फैक्टर नहीं आएगा टेस्ट में, बिल्कुल। तो यहां एन फैक्टर इसका 1, यहां 2 और यहां 3, क्योंकि यहां एक H प्लस आइन दे रहा है, यहां 2 दे रहा है, यहां 3 दे रहा है। अभी अपने दिमाग से कोई नया एग्जाम्पल मत क्रिएट करो बेटा, जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं जब मैं खत्म कर दूं उतने ही एग्जाम्पल से मतलब है, अपने दिमाग से कोई नया एग्जाम्पल क्रिएट ना करें, आधे अधूरे ज्ञान से कुछ भी मत सोचे, जितना कहा जा रहा है बस उस पर फोकस करें।
गौरव बेटा शीट सॉल्व कर लो, जब तक शीट 2-3 बार सॉल्व नहीं कर लेते, शीट में कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, तब तक कहीं से कुछ भी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। और शीट में जब कॉन्फिडेंस आ जाए अच्छी तरह से, फिर कहीं से भी कोई सी भी बुक उठा के कर लेना, सब हो जाएगा। लेकिन आज के लिए कोई नया होमवर्क नहीं है, कोई नया होमवर्क नहीं है। टेस्ट की तैयारी करो अच्छी तरह से, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, बैलेंसिंग अच्छी तरह से करो, उन्हीं को और अच्छी तरह से करो। सब समझ लिखा हुआ है, उससे समझ लेना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन आज कोई होमवर्क नहीं है, पुराना रिवाइज करो, चाहे तो कोई सा भी चैप्टर उठा लो। जिनका मोल कॉन्सेप्ट नहीं हो रखा है, कंसंट्रेशन टर्म नहीं हो रखा है, वो मोल और कंसंट्रेशन करें। बेसिक पार्ट है वो अच्छी तरह से करें और पुराना रिकॉल करें। चलिए बाय बाय।